नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT में अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी का विषय क्षेत्र बताइए। उत्तर है शैक्षिक तकनीकी का विषय क्षेत्र। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जिस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन तथा प्रशिक्षण आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है, उसी प्रकार शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तकनीकी को सम्मिलित किया जाता है, जैसे व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन की रूपरेखा। दोस्तों देखिए, शैक्षिक तकनीकी का जो विषय क्षेत्र है वह है व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी की रूपरेखा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए दोस्तों, उत्तर है शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। शिक्षण को प्रभाव युक्त बनाना। शैक्षिक तकनीकी का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभाव युक्त बनाना, आकर्षक बनाना। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण के सिद्धांतों, प्रविधियों तथा युक्तियों को नए ढंग से निर्धारित किया गया है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी हो गया है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना। शिक्षण तकनीकी का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, पहले उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाए। शिक्षण तकनीकी का आधार पर शिक्षण एवं अधिगम के क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसके कारण शिक्षण लक्ष्यों की सरलता पूर्वक प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है प्रभावशाली अध्यापकों का निर्माण। शैक्षिक तकनीकी का एक अंग व्यवहार का विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है तथा शिक्षक के व्यवहार के विकास की प्रविधियों, माइक्रो शिक्षण, सिमुलेटेड शिक्षण आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी में हम माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग का हम प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है ज्ञान का संचय तथा संप्रेषण। शिक्षण माध्यम से नवीनतम ज्ञान संचित करके ज्ञान को नवीनात्मक माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी में हम रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं और हम शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? उत्तर है वर्तमान समय में हार्डवेयर तकनीकी के अंतर्गत तकनीकी उपकरणों जैसे वीडियो, कंप्यूटर, OHP आदि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा है। इस भौतिक उपकरण के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, OHP का पहला भाग है कैबिनेट, जो 39 = 32.5 = 2.6 सेंटीमीटर आकार का होता है और दोस्तों यह स्टील का बना होता है। प्रोजेक्ट लैंप, इसमें 600 वाट का होता है, 240 वोल्टेज के हैलोजन बल्ब प्रकाश हेतु लगे होते हैं। तीसरा है शीतलन व्यवस्था। हैलोजन लैंप से उत्पन्न गर्मी से कैबिनेट के ऊपर लगी शीशे की प्लेट को टूटने से बचाने के लिए पंखा लगा होता है। तापमान 35 डिग्री से अधिक होने पर ऑटोमेटिक रूप से बल्ब का जलना स्वयं बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर की विशेषताएं क्या है? उत्तर है ओवरहेड प्रोजेक्टर की विशेषताएं बृहद समूह प्रशिक्षण में सहायक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर सामान्य कक्षा में प्रयोग संभव है ओवरहेड प्रोजेक्टर का, OHP। तीसरा है छात्र तथा शिक्षक अंतःक्रिया सहज है। दोस्तों यहाँ पर छात्र हो जाएगा। चौथा है अनुशासन की समस्या नहीं है ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से। पांचवा है सैमपट की तरह प्रयोग संभव लेजर पॉइंटर से है। और दोस्तों छठवां है विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण के चक्रीय प्रतिमान बताइए। चक्रीय प्रतिमान में देखिए दोस्तों, पूर्व प्रदत्त प्रतिमान में A एवं B दो व्यक्ति हैं। A एवं B दो व्यक्ति हैं। ए संदेश को कूटीकरण करके बी को भेजता है। ए जो है यह संदेश को कूटीकरण करके बी को भेजता है, जहां बी कूटावाद डिकोड करके पुनः प्रतिपुष्ट ए को भेजता है। फिर जो यह बी है यह इसे डिकोड करके, जो कोड ए ने भेजा इसे डिकोड करके पुनः ए को वह भेजता है, जिसे ए द्वारा ग्रहण किया जाता है। ए मतलब ग्रहण कर लेता है, बी से ए ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में बी प्रेषक, ए ग्राही को कहा जाता है।
जब बी ए को भेज देगा तो बी प्रेषक हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ग्राही हो जाएगा। दोस्तों जो भेजता है उसे हम प्रेषक कहते हैं, जो स्वीकार करता है उसे हम ग्राही कहते हैं। ए पुनः नए संदेश अथवा परिवर्तित संदेश बी को भेजता है और यह चक्र आगे चला जाता है। कक्षा कक्ष परिस्थिति में यह प्रक्रिया जितनी आगे बढ़ती जाएगी, शिक्षण अधिगम उतना ही प्रभावी होगा। यह था संप्रेषण के चक्रीय प्रतिमान। अगला प्रश्न है आपके सामने, आदर्श संप्रेषण की बाधाएं बताइए। उत्तर है आदर्श संप्रेषण की निम्नलिखित बाधाएं हैं। भौतिक बाधाएं हैं, भाषाई बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं और पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रणाली उपागम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों उपागम का मतलब होता है साधन। उत्तर है प्रणाली उपागम की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, यह जटिल समस्याओं को हल करने हेतु एक वैज्ञानिक आंकिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, प्रणाली उपागम। दूसरा है, यह मूल समस्या को जानने में मदद करता है। प्रणाली उपागम के माध्यम से पहले हम समस्या के तह तक जाकर उसके मूल समस्या को जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है, मूल समस्या जानकर ही उसका हल निकाला जा सकता है। कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी समस्या हो, जब तक हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है, किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रणाली विश्लेषण द्वारा नवीन प्रत्ययों का सहयोग मिलता है। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा की समस्याओं को जानकर हल करते हुए उसके नवीन स्वरूप को बनाने में प्रणाली विश्लेषण मदद करता है। छठवां पॉइंट है, शिक्षा की उपयोगिता, उद्देश्य, वाणिज्यिक समस्या एवं वास्तविक समय के क्षेत्र में भी प्रणाली विश्लेषण मदद करता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्या है। उत्तर है इग्नू। इग्नू की स्थापना पार्लियामेंट के नियम के द्वारा 1985 ईस्वी में हुई थी। इग्नू का उद्देश्य समाज में समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए एक समान शिक्षा, इसमें कोई भेदभाव न हो, तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। वह मुख्यतः दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है तकनीकी शिक्षा, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या मास मीडिया के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा समाज को उपेक्षित तथा शिक्षा से वंचित रह गए छात्रों तथा वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास है। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कथन है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान क्या है। उत्तर है, इस प्रतिमान का विकास रिचर्ड सकमैन ने किया है। इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे वह सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। जो व्यक्ति होता है, जो बालक होता है, सामाजिक क्षमताओं का विकास करे और समायोजन कर सके। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रभुत्व अधिगम प्रतिमान क्या है। उत्तर है, यह मॉडल जोहान बी क्रोल तथा बेंजामिन ब्लूम द्वारा 1971 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिमान छात्रों द्वारा विषय में संतोषजनक अधिगम प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, यह प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखते हैं, कुछ जल्दी और कुछ धीमे सीखते हैं। दोस्तों, प्रभुत्व अधिगम प्रतिमान, इसमें दोस्तों जो प्रत्येक छात्र होती है, हर छात्र की रुचि, सीखने की क्षमता, योग्यता में विभिन्न विभेद होते हैं, इसलिए जो छात्र होता है वह अपनी गति से सीखता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान क्या है। उत्तर है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का विकास जे ब्रूनर ने किया है। प्राथमिक रूप से यह आगमन तर्क के विषय के लिए उपयोगी है। इसमें उद्देश्य, संरचना तथा अन्य सोपान भी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल क्या है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। टेलीफोन लाइन की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा गया संदेश इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, फैक्स क्या है। उत्तर है, जब संप्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है तब उस स्थिति में फैक्स का प्रयोग अत्यंत उपयोगी होता है।
अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? उत्तर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वह है जिसके अंतर्गत आवाज़ तथा चित्र दोनों का संप्रेषण एक साथ होता है। दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आवाज़ और चित्र का संप्रेषण एक साथ होता है, इसलिए व्यक्ति ऐसा लगता है कि एक दूसरे के सामने बैठकर बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, ठीक उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। प्रश्न है आधुनिक संप्रेषण के प्रारूप कौन कौन से हैं? उत्तर है आधुनिक संप्रेषण के प्रारूप निम्नलिखित हैं। सेल्यूलर फोन, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, पेजर, यह सब आधुनिक संप्रेषण के प्रमुख साधन हैं। सेल्यूलर फ़ोन के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, फैक्स के माध्यम से भी हम सूचना भेजते हैं, ईमेल के माध्यम से हम सूचना लेते देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सभी आधुनिक संप्रेषण के शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न है पेजर की सीमाएं बताइए। देखिए दोस्तों, जो पेजर होता है इसकी सीमाएं यह है कि यह संदेश प्राप्तकर्ता केवल संदेश प्राप्त कर सकता है। जो पेजर होता है इसमें सिर्फ संदेश प्राप्त होता है, संदेश भेज नहीं सकता है। अगला प्रश्न है सेल्यूलर फ़ोन क्या है? उत्तर है सेल्यूलर फ़ोन मौखिक संप्रेषण की अत्यंत प्रचलित तकनीकी है। यह देखने में काफ़ी छोटा होता है तथा इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है एवं इसमें केबल लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। दोस्तों, जो छोटा फ़ोन होता है इसमें सिर्फ बातचीत होती है, वीडियो कॉलिंग वॉलिंग नहीं होती है, सिर्फ वॉइस कॉलिंग होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।